अस्सलाम वालेकुम फवाद, ये बताएं कि इस टाइम पे सबसे बड़ा पैनल कौन सा अवेलेबल है मार्केट में और किस टेक्नोलॉजी का है, और फिर ये भी बताएगा कि लगवाना कौन सा चाहिए। अच्छा, पाकिस्तानी मार्केट की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा पैनल अभी रेडीली अवेलेबल है वो है 650 वाट्स का मोनोपर्क का पैनल। और इसमें 655 में कैनेडियन का बाईफेशियल पैनल भी अवेलेबल है। तो 650 की रेटिंग में जो सबसे बड़ा पैनल अवेलेबल है वो 650 वाट्स का ट्रीना का मोनोपर्क पैनल है और 655 वाट्स का कैनेडियन सोलर का बाईफेशियल पैनल है। और अगर इसके अगेंस्ट हम कंपेयर करें टेक्नोलॉजी को, तो टेक्नोलॉजिकली जो सबसे एडवांस पैनल अभी अवेलेबल है वो है जिंको का बाईफेशियल एन टाइप मोनोक्रिस्टलाइन मोनोपर्क पैनल। 600 वाट्स की रेटिंग में वो अवेलेबल है। 545 की रेटिंग के पैनल्स पुराने हो गए हैं। अब अगर हम कंपेयर करें कि मार्केट में सबसे नया पैनल कौन सा अवेलेबल है, ये जो मैंने आपको 650 वाट्स का पैनल बताया है कैनेडियन बाईफेशियल और ट्रीना का मोनोफेशियल 650 एंड 655 वाट्स, ये इनको आए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया, अब साल से ऊपर हो गया है। अगर इसको हम कंपेयर करें कैनेडियन जिंको सोलर के बाईफेशियल एन टाइप मोनोपर्क 600 वाट्स के पैनल से, तो उसको आए हुए भी 4 महीने 5 महीने हो गए हैं। तो सबसे लेटेस्ट पैनल जो मार्केट में पाकिस्तानी मार्केट में अब तक अवेलेबल है और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी ये रिलेटिवली ब्रांड न्यू पैनल ही है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये। तो वो 600 वाट्स का मोनोपर्क एन टाइप पैनल है, नॉट 545 वाट्स का जो पैनल है वो तो काफ़ी पुराना हो गया है, वो काफ़ी अरसे से लग रहा है। हमने ख़ुद अपनी इंस्टॉलेशन में 2-2.5 साल पहले भी लगाए थे, उससे पहले भी लगाए थे। तो 545 वाट्स के पैनल को जो भी कंपनीज कह रही हैं हियर इज़ अ ब्रांड न्यू पैनल या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। दे आर ब्रांड न्यू पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं। बिल्कुल ब्रांड न्यू पैनल से ब्रांड न्यू है, बिल्कुल डेफिनेटली, बट जो टेक्नोलॉजी है वो ब्रांड न्यू नहीं है, टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो गई है वो। अगर हम इसको कंपेयर करें इन दोनों पैनल्स को या इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को, तो उसमें फ़र्क ये आता है कि जितना बड़ा मॉड्यूल होता है उतना नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स कम हो जाते हैं, उतने नंबर ऑफ़ पार्ट्स कम हो जाते हैं। एक इशू ये भी आ रहा है कि जो कंपनीज़ हैं वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स लगवा रही हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में जो आउटपुट होता है, जो उसकी डिज़ाइन होता है सर्किटरी का इंटरनल, वो ये पुराने मॉडल्स लगा रहे हैं। पुराने मॉडल्स में जो MPPT चार्जर्स होते हैं, मल्टी पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी जो है उसकी जो बेसिस है वो जो सोलर चार्जर्स लगे हैं उनकी जो एम्पेरेज है, मैक्सिमम एम्पेरेज वो कम है। अगर वो 13 एम्पेयर है तो जो सिर्फ 545 के वाट्स के पैनल्स है वो तो उसमें लग जाएंगे। बट अगर उसमें आप बड़े पैनल्स की बात करें 650 वाट्स के पैनल्स की, तो वो उसमें नहीं लग सकते। वो एक तो उसमें शॉर्ट सर्किट करंट भी एक्सीड कर जाता है रेटिंग को, प्लस उसमें जो मैक्सिमम करंट है जो प्रोड्यूस करेगा आपका पैनल वो भी एक्सीड कर जाता है। तो वो फुल एफिशिएंसी पे पैनल कनेक्ट हो भी नहीं सकता बहुत केसेस में, और बहुत केसेस में पैनल वैसे भी कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट रेटिंग को एक्सीड कर गया है। तो वो इन्वर्टर को डैमेज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ होमोजेनाइजेशन, फॉर द सेक ऑफ जनरलाइजेशन, अपनी आसानी करने के लिए कंपनीज़ ने ये फार्मूला निकाला है कि 545 वाट का पैनल सब इन्वर्टर्स के साथ लगा दिया जाए। अच्छा, इसमें ये फ़र्क भी है कि 545 वाट का पैनल जो है वो रेडीली अवेलेबल है और इसकी जो वैरायटी अवेलेबल है वो भी ज़्यादा है। इसी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी कम है। 650 वाट का जो नॉर्मल पैनल है अब जाके उसकी कॉस्ट भी बराबर हो गई है 545 वाट के पैनल के साथ, क्योंकि मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं बहुत वेरी कर गए हैं। बट जो बाईफेशियल एन टाइप पैनल है उसकी प्राइस अभी भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दीज पैनल्स। तो एनीबडी हु वांट्स टू गो फॉर द लेटेस्ट टेक, हु वांट्स टू सिक्योर देयर solar system technologically for the next 10-15 years, they should go for a brand new technology, they should go for the latest technology। उसके बेनिफिट्स तो आपको बिल्कुल मिलते हैं, एफिशिएंसी भी इन पैनल्स की ज़्यादा ही होगी बट उनकी प्राइस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यू कैन गो फॉर दैट, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको उसका नुकसान नहीं होगा। बट इफ़ यू नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट मच एक्स्ट्रा अमाउंट, तो फिर आप पुराने पैनल्स पर भी जा सकते हैं। बट मिसगाइडिंग नहीं करनी चाहिए, ये नहीं बताना चाहिए कि यही है सबसे लेटेस्ट पैनल, 545 वाट का ही सबसे लेटेस्ट पैनल है, ऐसा नहीं है। 545 भी रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है, बुरी नहीं है, दे वर्क वेरी फाइन, बट इट इज़ नॉट दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब इसमें यह है कि सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टम डिज़ाइन में क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन से इन्वर्टर्स अवेलेबल है एट दिस पॉइंट इन टाइम, उस इन्वर्टर्स के साथ आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं पैनल्स को कि नहीं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में जो आपके पास सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस आती हैं वो उसकी लिमिटेशन होती है। अगर आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो हाइब्रिड सिस्टम में आपके पास लिमिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं। हाइब्रिड सिस्टम के जो इन्वर्टर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है, सिस्टम स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा हाई है। उनके MPPT जो चार्जेस हैं वो दे कैन टेक इन हायर अमाउंट ऑफ करंट। तो जो सिस्टम डिज़ाइन है ऑफ हाइब्रिड सिस्टम्स दैट इज़ मच बेटर दैन ऑन ग्रिड सिस्टम्स इफ़ यू कंपेयर देयर इंटीग्रेशन विद द लार्जेस्ट सोलर पैनल्स अवेलेबल ऑन द मार्केट। तो इसी बेसिस पे अगर आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो दैट इज़ मच बेटर दैन ऑन ग्रिड सिस्टम्स, क्योंकि उनमें जो उनके जो सिस्टम साइज़ हैं, जो MPPT चार्जेस हैं वो लेटेस्ट हैं और उनके जो साइज़ हैं MPPT चार्जर्स के वो भी ज़्यादा हैं। शॉर्ट सर्किट करंट भी ज़्यादा लग सकता है, मैक्सिमम करंट की जो एम्पेरेज वो ले सकते हैं वो भी ज़्यादा है।
तो इसी हवाले से हम प्रेफर करते हैं, हम तो काफ़ी अर्से से, हम तो 4-5-6 साल से यही रिकमेंड कर रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम्स लगवाएं। हम ऑन-रोड सिस्टम्स को प्रेफर ही नहीं करते इन केसेस वेयर जहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो ऑन-रोड सिस्टम्स को, जहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम लग सकता है वहाँ पे लगाना ही हाइब्रिड सिस्टम चाहिए। ऑन-रोड सिस्टम से ज़्यादा दूर रहना चाहिए इन केसेस कि जहाँ हाइब्रिड सिस्टम लग सके। उसकी बहुत सारी क्लियर सी वजूहत है। उसमें एक वजह यह है कि हाइब्रिड सिस्टम लगवाना कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है और इंस्टॉलेशन कंपनी के लिए नुकसानदेह है। उसकी वजह यह है कि इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इंस्टॉलेशन कंपनी का, बट क्योंकि डायरेक्टली लोड से पावर्ड होता है, नेट मीटरिंग भी कर रहा होता है हाइब्रिड सिस्टम और लोड को भी पावर दे रहा होता है इन केसेस ऑफ लोड शेडिंग, तो कस्टमर का बेनिफिट ज़्यादा हो जाता है। प्लस क्योंकि इसमें वायरिंग ज़्यादा होती है और इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, तो जो हाइब्रिड सिस्टम की कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एन ऑन-रोड सिस्टम। तो इट्स ईजियर टू सेल अ चीपर सिस्टम एज़ कम्पेयर टू एन ऑन-रोड सिस्टम। अगर यूज़र ये कंपेयर कर रहा है कि 10 किलोवाट के सिस्टम की क्या प्राइसेस हैं, तो अगर 10 किलोवाट के ऑन-रोड सिस्टम की प्राइस कंपेयर करें 10 किलोवाट ऑफ हाइब्रिड सिस्टम के साथ, तो उसमें काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। क्योंकि 10 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं, जो वायरिंग है और जो इंस्टॉलेशन टाइम है और जो बाकी सारी चीज़ें, वो कहीं ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू अ ऑन-रोड सिस्टम। बट अगर यूज़र ने यही देखना है कि 10 किलोवाट की आउटपुट कैपेसिटी है, तो फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, वो बोलेगा कि ऑन-रोड सिस्टम ही लगवा लेते हैं ना, हाइब्रिड सिस्टम लगवाने का इतना फ़ायदा नहीं है कि हम ज़्यादा कॉस्ट को बेयर करें। प्लस हाइब्रिड सिस्टम लाइट जाने पे चलते रहते हैं, आपको पावर देते रहते हैं। पाकिस्तान जहाँ पे अनरिलायबल ग्रिड मौजूद है, ग्रिड की रिलायबिलिटी हाईली क्वेश्चनेबल है, ग्रिड किसी भी वक्त फेल कर जाती है, कंटिन्यूस पीरियोडिक लोड शेडिंग भी ग्रिड करती है अपने आप को सस्टेन करने के लिए, तो वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम्स आर मोर रिलायबल एंड दे टेंड टू सूट दिस करंट सिनेरियो। हाइब्रिड सिस्टम्स की जो ROI है वो भी ज़्यादा है ऑन-रोड सिस्टम से, कि अगर लोड शेडिंग होती रहेगी और ऑन-रोड सिस्टम फंक्शनल ही नहीं रहेगा, तो फिर हाइब्रिड सिस्टम ही है जो फंक्शनल रहेगी, कम से कम आपको तो पावर देता रहेगा, तो आपकी ROI वहाँ से निकलती रहेगी। प्लस हाइब्रिड सिस्टम्स आर रिप्लेसमेंट टू योर बैकअप जेनसेट्स टू योर एग्जिस्टिंग UPSs, तो उसमें ROI में जो हाइब्रिड सिस्टम के हम निकालते हैं उसमें वो फैक्टर्स भी आपको इंक्लूड करने चाहिए ताकि आपकी ROI और इफेक्टिव और टू द पॉइंट हो जाए। क्योंकि आप जेनसेट्स को रिप्लेस करके हाइब्रिड सिस्टम से ही पावर बैकअप ले रहे होते हैं, तो आपको जनरेटर में जो डीजल या आप गैस डालते हैं उससे भी बच जाते हैं, उन जेनसेट्स की मेंटेनेंस भी बच जाते हैं, जेनसेट्स की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, आपको वो भी नहीं बेयर करनी पड़ती। प्लस जेनसेट्स जो नॉइजी होते हैं, पोल्यूशन करते हैं, आप उससे भी बच जाते हैं। तो हाइब्रिड सिस्टम्स आर वेरी गुड ऑल्टरनेटिव एट दिस पॉइंट इन टाइम। कंपनीज ने पिछले 4 से 5 सालों में ऑन-रोड सिस्टम्स को सेल किया है, वो सेल करने भी आसान है, उनकी कॉस्ट भी कम है, लगाना भी आसान है, कंपोनेंट्स भी उस पर कम लगते हैं और उसमें कस्टमर का बेनिफिट सिर्फ इतना होता है कि वो एनर्जी को आपको देके प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी उसको सेल कर सकता है। इन द लॉन्गर रन हाइब्रिड सिस्टम्स आर मोर सूटेबल, दे आर मच बेटर डिज़ाइंड, देयर इन्वर्टर्स आर मच मोर स्टडियर और उसमें अब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट अब उसमें भी अवेलेबल है, काफ़ी टाइम से अवेलेबल है। IP65 की रेटिंग में भी इन्वर्टर्स अवेलेबल है, नॉन IP65 में भी अवेलेबल है, उतनी ही प्राइस उनकी कम है। तो कंपनी ने प्रेफर किया है आज तक कि ऑन-रोड सिस्टम्स को ही लगाया जाए। कुछ और ऐड करें? मुझे एक और बात बताएगा कि जो लोग इन्वर्टर्स अलग से लेते हैं और पैनल्स अलग से लेते हैं और फिर तीसरे को मंगवा के इंस्टॉल करवा लेते हैं, इसमें तो एक बहुत बड़ा इशू आ जाएगा। अगर ऑन-ग्रिड इन्वर्टर लिया उन्होंने और वो 11 एम्पेयर की उसकी वो है मैक्सिमम, और पैनल्स जो हैं जो 13 एम्पेयर के हैं या उससे भी अबव हैं, तो फिर एज अ कस्टमर तो नहीं पता चलता क्योंकि आपने सिस्टम डिज़ाइन नहीं करवाया हुआ, आपने बस सामान उठाया और आगे इलेक्ट्रिशियन को कह दिया कि लगा दो। तो इसका क्या डिसएडवांटेज है? इन्वर्टर उड़ता है या उनको एफिशिएंसी सही नहीं मिलती? बिल्कुल। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो तो ये है कि चीज़ें डैमेज हो जाएंगी, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आपके ख़राब हो जाएंगे, और जो बेस्ट केस सिनेरियो है वो आपके लिए इसमें ये है कि वो चीज़ें सही चलेंगी, और जो नॉर्मल किसी केस सिनेरियो है वो ये है कि आपकी चीज़ें कम एफिशिएंसी पे चलेंगी। उसमें सिनेरियो ये है कि क्योंकि आपने इन्वर्टर किसी और कंपनी से सोर्स किया है और आपने सोलर पैनल्स किसी और कंपनी से सोर्स किए हैं और आपने इलेक्ट्रिकल वर्क किसी आउटसोर्स बंदे से करवाया है और आपने सिविल वर्क्स का जो काम है वो किसी और तीसरे बंदे से करवाया है, तो हर बंदे का जो स्कोप ऑफ वर्क है वो बड़ा लिमिटेड है और उसको ये मैटर नहीं करता कि बाकियों का उसमें कितना फ़ायदा है। स्ट्रक्चर वाला यही कोशिश करेगा कि हम स्ट्रक्चर सबसे कम हाइट पे, सबसे कम मटेरियल में, सबसे कम कॉस्ट पे बन जाए। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्वर्टर का उसका डिस्टेंस कितना दूर है, लाइन लॉसेस कितने आएंगे, वायरिंग कैसे जाएगी, स्ट्रक्चरल डैमेज कितना होएगा, उसको इन बातों से कोई गर्ज़ नहीं है। वायरिंग वाले को इस बात से गर्ज़ है कि मेरी वायरिंग कम से कम लगे, उसको इस बात से गर्ज़ नहीं है कि डैमेज इन्वर्टर ना हो जाए या वायरिंग का साइज़ बढ़ा दें। तो हर किसी का क्योंकि स्कोप ऑफ वर्क अलग है, तो फिर एक कलेक्टिव होमोजनाइजेशन नहीं हुई है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई कि सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड इन एज एफिशिएंट कैपेसिटी एज पॉसिबल। हर बंदे का अपना स्कोप ऑफ वर्क है, बस उसने उसमें काम करना और निकल जाना है।
तो अगर इसमें सिस्टम की जो साइजिंग है वो भी गलत कर दी जाएगी और इन्वर्टर का साइज़ है वो भी गलत लगाया जाएगा, उसकी स्पेसिफिकेशन से मैचिंग मॉड्यूल सोलर पैनल्स के नहीं लगाए जाएंगे, इलेक्ट्रिकल जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसको भी अगर मीट नहीं किया जाएगा तो सारा का सारा सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। खुदा न खास्ता सारे के सारे पैसे एट स्टेक चले जाते हैं। अगर आपका MPPT चार्जर 11 एम्पेयर का है और आपने उसमें 13 एम्पेयर के सोलर पैनल्स कनेक्ट किए हुए हैं जो कि आपको रेटेड आउटपुट 11, 12, 12.5 का भी दे रहे हैं, तो कुछ एम्पेयर्स आपके उसमें लूज़ होंगे। अगर आप शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी से भी ऊपर निकल गए हैं और सोलर पैनल का जो शॉर्ट सर्किट करंट है और आपका जो इन्वर्टर का शॉर्ट सर्किट करंट है अगर वो भी मैच नहीं कर रहा, अगर आप उसको भी एक्सीड कर रहे हैं, तो देन यू हैव हाई चांसेस ऑफ डैमेजिंग योर इन्वर्टर। इन्हीं बातों को देखते हुए अगर आप किसी सिस्टम डिज़ाइन करवाते हैं तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने ऐसा सिस्टम आपको डिज़ाइन करके देना है जो हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी पे चले, जिसमें सारी की सारी चीज़ें इंटीग्रेट हो सकें, जिसमें एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को डैमेज ना करे या उसकी एफिशिएंसी ना गिराए। तो ये करना आसान है, ये देखना आसान है कि मैं पैनल्स कहीं से ले लेता हूँ सस्ते मिल रहे हैं, इन्वर्टर कहीं और से ले लेता हूँ और सस्ता पड़ रहा है, वायरिंग किसी इलेक्ट्रिशियन से करवा लेता हूँ, स्ट्रक्चर मैं किसी भी वेल्डर से बनवा लेता हूँ। तो दैट इज़ डूएबल, इट वर्क्स सम ऑफ द टाइम्स इट डजंट वर्क। तो अगर कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो दे कैन ऑलवेज ट्राई दैट आउट, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही चले कि ना चले और उसमें कितनी चीज़ें डैमेज हुए कितनी चीज़ें ना डैमेज हुए, ये फिर कस्टमर ने रिस्क सारा अपने सर पे ले लिया है। साथ ही साथ इसमें एक और बात भी करते चलें कि जो इन्वर्टर्स और पैनल्स आप डिफरेंटली सोर्स करेंगे उसकी वारंटीज़ को क्लेम प्रोसीजर भी डिफरेंट कंपनीज़ में ही जाएगा। जिससे आपने इन्वर्टर लिया होगा फिर वो आपके इन्वर्टर को खुदा खासा अगर उसमें कोई डैमेज आता है या उसमें कोई फॉल्ट आता है तो उस क्लेम को मैनेज वो कंपनी करेगी जिससे आपने इन्वर्टर सोर्स किया था। अगर पैनल्स आप डिफरेंट कंपनी से लेंगे तो जो पैनल्स की वारंटी है उसका जो क्लेम्स का प्रोसीजर है उसको फैसिलिटेट भी वही कंपनी करवाएगी जिस कंपनी से आपने सोलर पैनल्स लिया था, ना कि वो कंपनी जिससे आपने सोलर इन्वर्टर लिया था। प्लस जो वायरिंग और DB बॉक्स और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसकी 1 ईयर स्टैंड वारंटी दी जाती है हर उस कंपनी की तरफ से जो आपको कंप्लीट पैकेज लगा के दे रही है। तो अगर आप किसी आउटसोर्स आदमी से लगवाएंगे या किसी और से लगवाएंगे तो फिर उसकी जो वारंटी है वो भी वेरिएबल और डाउटेबल ही होगी। बट नॉनदलेस अगेन ये ऑप्शन तो होता है कि विद जहाँ आप बचत करना चाहते हैं पर उसके साथ कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स तो होते ही हैं। वो ड्रॉबैक्स यही होते हैं कि रिस्की हो जाता है सिस्टम और उसकी जो वारंटीज़ हैं वो फिर क्लेम उसको फैसिलिटेट करवाने के लिए मौजूद नहीं होते। बेहतर यही होता है कि एज एंड यूज़र आप कोशिश करें कि आप टर्न की सोल्यूशन ले लें, आप किसी एक कंपनी को हायर कर लें, आप किसी एक ब्रांड के पीछे चले जाएं ताकि उससे कंप्लीट सिस्टम लगवा लें। सिस्टम में किसी भी कंपोनेंट में फेलियर आएगा तो यू हैव टू कॉल दैट सिंगल कंपनी, यू डोंट हैव टू कॉल 5 डिफरेंट पीपल। एडिशनली इसमें एक और बात भी है कि अगर कोई फॉल्ट आता भी है तो हर कंपनी दूसरे चीज़ पे कंपोनेंट पे ब्लेम डालेगी। अगर आपका सिस्टम कम एफिशिएंसी दे रहा है तो आप इन्वर्टर वाले को फ़ोन करेंगे, इन्वर्टर कंपनी को, तो इन्वर्टर कंपनी सोलर पैनल्स पे फॉल्ट डालेगी, सोलर पैनल्स वाली कंपनी वायरिंग पे फॉल्ट डालेगी, वायरिंग कंपनी वाली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट पे फॉल्ट डालेगी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वाले स्ट्रक्चर पर फॉल्ट डालेंगे तो उसकी ओरिएंटेशन ख़राब है उसका स्लोप ही ख़राब है, तो मतलब यू वॉन्ट रीच एनीवे, कोई भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होगा। हाउएवर इफ़ यू गो टू अ सिंगल कंपनी तो फिर आप उसको कह सकते हैं भाई मुझे नहीं पता क्या मसला है, आप मुझे बस सिस्टम की एफिशिएंसी ला के दो जो आपने प्रॉमिस किया था कि इसका इतने यूनिट रफली से बनाने चाहिए। अगर 1200 से 1400 यूनिट एक 10 किलोवाट के सिस्टम को जिसमें कोई इशू ना हो, साफ़ हो पैनल्स, उसको बनाने चाहिए और ग्रिड के वोल्टेज भी अभी इतने हाई नहीं हुए तो उसको बनाने चाहिए। तो फिर उस कंपनी में डायग्नोस करना है कि मसाइल क्या हैं और कहाँ पे बात इशू कर रही है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर फॉर द कंज्यूमर टू स्टे सेफ, एज मच सेफ एज़ पॉसिबल, क्योंकि एज एन एंड कंज्यूमर इट इज़ योर राइट टू चूज़ द बेस्ट सिस्टम फॉर यू, but then it is in your interest to choose the most professional company जो आपको वो सर्विस बेहतर से बेहतर दे सके। It is not in your interest to go for as cheap as possible, क्योंकि as cheap as possible तो हम बहुत चीप जा सकते हैं, बट आपने इसमें ट्रेड ऑफ करना है, आपने इसको खुद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि आप इतना चीप भी ना चले जाएं कि सारा का सारा सिस्टम जेपरडाइज हो जाए और आप इतना वो भी ना चले जाएं कि आप सिर्फ प्रोफेशनलिज्म को देखते रहें और फिर आप कॉस्ट इतनी आप ऊपर ले जाएं कि आपसे बेयर ना हो। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर इन द राइट बैलेंस, यू आर इन समवेयर इन बिटवीन, कि आप जो सिस्टम लगवा रहे हैं वो प्रोफेशनली लगवाएं, प्रोफेशनल कंपनी से लगवाएं, प्रोफेशनल लोगों से लगवाएं, ताकि आपकी जो सिस्टम की लाइफ है वो 25 ईयर्स है। अगर आप सिस्टम की लाइफ को 25 ईयर्स पर डिवाइड करते हैं तो वो रफली 2 से 2.5 सेंट बनती है, 1 से 2.5 सेंट के दरमियान वो आती है पर यूनिट। अभी आप जो रफली कंज्यूम करते हैं वो 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 45 रुपीज़ तक का यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से। अगर आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम की ही कॉस्ट निकाल लें तो वो इससे भी कम आती है, वो 1.1 यूनिट रुपये 1.1 सेंट पर यूनिट आती है ओवर द स्पैन ऑफ इट्स लाइफ। तो अगर आप उस तरह देखें तो इट्स बेटर टू पे अ स्लाइटली हायर अमाउंट फॉर बेटर प्रोडक्ट्स, फॉर बेटर सर्विस, फॉर मोर प्रोफेशनलिज्म, फॉर मोर टेक्निकल नॉलेज एज़ कम्पेयर टू सेविंग द स्लाइट 50,000, 100,000, 2 लाख बचाने के चक्कर
कोशिश करनी चाहिए कि प्रोफेशनल इंस्टॉलर से, प्रोफेशनल कंपनी से डील करें। प्राइस इतनी कम के पीछे ना आ जाएं कि सिस्टम जेपडी में आ जाए। कोशिश करें प्रोडक्ट्स की रिलायबिलिटी पे फोकस करें, सर्विस पे फोकस करें और सिस्टम डिज़ाइन पे फोकस करें कि सिस्टम जो सर्विस आपको दे रहे हैं आर दे नॉलेजेबल और कैन दे प्रोवाइड यू विद द बेस्ट सर्विस इन द बेस्ट प्राइस और कैन दे नॉट। प्राइसिंग कम है तो आपको पता है बी ग्रेड पैनल भी अवेलेबल है, सेकेंड हैंड पैनल्स भी अवेलेबल हैं, तो दे कुड बी एज कॉस्ट सेविंग एज पॉसिबल, बट इट्स बेटर नॉट टू गो डाउन दैट पाथ। मेरा ख्याल है इसको यहाँ पे क्लोज़ करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।